हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बेहद बेहद शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी 2026 का दिन हम सभी के लिए राष्ट्रीय जीवन में काफी प्रासंगिक है और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो आज का दिन वैसे भी काफी प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि काफी करंट अफेयर्स और स्टैटिक सब्जेक्ट से इसको लिंक जो कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम 26 जनवरी के आज के समसामयिक विषयों का विश्लेषण शुरू करते हैं प्रीलिम बूस्टर्स और मेंस स्पेसिफिक कंटेंट एनालिसिस के साथ में। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि हमारा रिपब्लिक डे ऑफर ऑन है और यहाँ प्रारंभ बैच के ऊपर आपको 65% ऑफ मिल रहा है। ओनली 24,999 के ऊपर ऑफिसर्स किट के साथ में 3 ईयर हिंदी और इंग्लिश प्रोग्राम जो है ऑनलाइन सेगमेंट में प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए दोस्तों आपको मिलने वाला है। साथ ही हमारा 2 ईयर यूपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में मिलेगा एक नॉमिनल प्राइस पे। यहां भी आपको एग्जिस्टिंग प्राइस पे हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। क्रैश कोर्स हो आपके पास में हिंदी इंग्लिश का प्रीलिम्स के लिए, यहां भी आपको एक नॉमिनल प्राइस पे सब्सक्रिप्शन का जो है प्राइस काफी स्लो देखने को मिलेगा। सी सेट के लिए भी आपके लिए हिंदी और इंग्लिश की अलग से क्लासेस हैं, मात्र 1799 के ऊपर यह भी बैचेस हैं। 2/3 के करीब यहाँ पे भी प्राइसेस डिस्काउंटेड देखने को मिलेंगे। इस उपरांत बता दूं, इस क्लास को जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसकी कंटेंट कहां से मिलेगा? आपको कंटेंट मिलेगा आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे समाधान हिंदी यूट्यूब बैच के ऊपर। और समाधान हिंदी यूट्यूब बैच जो है आपके पास में, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू से, जिसका लिंक और क्यूआर कोड और नाम मैं क्लास के एंड में आपको दे दूंगा। वहां से जाकर भी आप क्लास के नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के समक्ष रहने वाला है भारतीय गणतंत्र दिवस 2026 का। जो ये आज का दिन है दोस्तों, हमारे संविधान की विरासत और वैश्विक कूटनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इस दिवस को हम लोग क्यों मनाते हैं, क्यों हम लोग यहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज के संकल्प के रूप में इस दिवस का महत्व और प्रासंगिकता रखते हैं। ये जो गणतंत्र शब्द हम रिपब्लिक शब्द कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत, जो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत जब हम इस शब्द को अंगीकृत करते हैं, इसका क्या महत्व होता है? यही नहीं, आज ध्वजारोहण होने वाला है या फिर जो है ध्वज फहराया जाएगा। तो दो शब्द होते हैं, एक होता है फ्लैग होस्टिंग, एक होता है फ्लैग अनफर्लिंग। तो आज क्या होने वाला है मुझे कमेंट करके बता दो एक बार। आज प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी ध्वजारोहण करेंगे या फिर ध्वज को फहराने वाले हैं? आज हमारे मुख्य अतिथि जो हैं यूरोपीय संघ से आने वाले हैं, उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। और 26 जनवरी के उपरांत विजय चौक पर एक यहाँ पे कार्यक्रम भी होगा, जो मीटिंग रिट्रीट होता है, उसकी भी प्रासंगिकता हम समझेंगे। पिछले कई सालों से, जैसे अभी 2024 की बात करें, 25 की बात करें, उस वक्त भी हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, उनकी प्रासंगिकता क्या थी, और क्यों हम बार बार उन लोगों को, उन इदारों को, उन इंस्टीट्यूशंस को, उन व्यक्तित्व को चुनते हैं जो हमारे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकते हैं। आज यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हमारे बीच में है, क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है, क्यों बुलाया गया है उन्हें, और किस प्रकार आज का ये दिन काफी प्रभावी सिद्ध होने वाला है। शायद इस पूरी शताब्दी के अंतर्गत ये जो डील है, ये जो दिवस है, यह बहुत ही, इसकी गूंज जो है आने वाले कई दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था और सामरिक क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यही नहीं, आगे हम पढ़ेंगे हिमालयी इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी ढांचे के बारे में। आपने देवदार के वृक्ष के बारे में नाम सुना होगा ना, तो हम उसी देवदार वृक्ष के महत्व को समझेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हिमालयन इकोसिस्टम जो है आपके पास में धीरे धीरे जो है, यहाँ पे एक शब्द यूज किया जा रहा है इकोसाइड। जीनोसाइड हमने समझा कि आप जब यहाँ पे मास लेवल पे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, एथनोसाइड जब एक एथनिसिटी को मारा जाता है, यहाँ पे इकोसाइड शब्द यूज कर रहा है कि सर आप एक इकोसिस्टम को, एक पारितंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इको आपके पास में जो मानव जनित इकोनॉमी कह दूं मैं, आपके पास में डेवलपमेंट कह दूं, कोई प्रोजेक्ट्स कह दूं, ट्रेड कह दूं, टूरिज्म कह दूं, है ना, इन सब चीजों के माध्यम से। तो जो इंफ्रा बिल्ड करे, जो प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहे हैं, किस प्रकार यहाँ पे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट उनका अवश्यम भावी हो सकता है, कैसे हम लोग जो है हिमालय के इस नेचुरल वाटर प्यूरिफायर के रूप में जो भूमिका होती है, वहां पे जो स्थानिक वृक्ष है उनका महत्व समझने की कोशिश करने वाले हैं। हम बुनियादी ढांचे के साथ में क्या क्या वैज्ञानिक जोखिम आने वाले हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल हम हिमालयन इकोसिस्टम के चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस और सिग्निफिकेंस पे बात करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे कैसे हमारा ही भारत जो है आज संयुक्त राष्ट्र के ना इस वर्तमान युग के अंतर्गत तो रेलेवेंट है ही है,
जब संयुक्त राष्ट्र नया बना था 1945 में, उस वक्त भी 1960 के दशक में भी जो है संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता और उस वक्त के कार्यकाल के अंतर्गत जो महासचिव रहे थे, किस प्रकार भारत ने जो है वहां पे एक इंपॉर्टेंट जो है अपना योगदान दिया और एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता भारत ने बताई। चाहे भारत 1960 के दशक के अंतर्गत जो है युद्ध में था, फिर भी भारत ने बाहर जाकर के सैन्य योगदान दिया। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति पे तटस्थता दिखाई। कांगो संकट के दौरान जो है यहाँ पे मीडिएशंस की और एक तरीके से मैं कह दूं आग बुझाने का काम किया था यूएसएसआर और रशिया के बीच में। सो दोस्तों, हमारे पास में यूनाइटेड नेशन जो कि एक वैश्विक पटल पे शांति का उपकरण है, उसके शुरुआती वर्षों के अंतर्गत भारत की क्या प्रासंगिकता रही है, क्या योगदान रहा है, उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण वैचारिक विश्लेषण जो पाठ्यक्रम से प्रासंगिक है, आगामी परीक्षा से काफी जो है इस पे प्रश्न बन सकते हैं। आइए उसके विश्लेषण की आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिवस गणतंत्र दिवस के बारे में। इस पे एक इतिहास, संविधान और कूटनीति का एक रणनीतिक विश्लेषण आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। 77th रिपब्लिक डे इट इज। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 26 जनवरी 2026 आज के महत्व को लेकर के प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से क्या क्या है, रूट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या सबमिट्स हैं, क्या यहाँ पे साझेदारियां होने वाली, सब बात करेंगे। सबसे पहले ये 26 जनवरी ही क्यों? जो हमारे पास में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उस इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिसंबर 2029 के अंतर्गत लाहौर अधिवेशन हुआ, जहां जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज कंप्लीट सेल्फ रूल का प्रस्ताव पारित किया गया और इसी आधार पे 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो यह तारीख क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि सर पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 2000 आपके पास 26 जनवरी 1930 को ही जो है आपके पास में पहला स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोगों ने मनाया था। इसी 26 जनवरी की प्रासंगिकता को रखते हुए जब संविधान बन के तैयार हुआ 1949 में, तो हमने इसी 26 जनवरी को उठा करके इसी तारीख को हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में अडॉप्ट किया। जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया और संविधान यहाँ पे जो है लागू हुआ था। यहाँ पे ही नहीं, हम 26 जनवरी 1950 की अगर बात करें, एक ऐतिहासिक तिथि बनी आपके पास में, संविधान यहां से कमेंस भी होता है। तो 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया है, संविधान अडॉप्ट किया गया है, वह 26 जनवरी को जो संविधान है आपके पास में वह कमेंस हो रहा है। तो ये वही 26 जनवरी है और इसी 26 जनवरी से संविधान जो है लागू हो चुका है, कमेंस हो चुका है। भारत एक गणराज्य के रूप में, एक रिपब्लिक के रूप में पूरे विश्व पटल के ऊपर जाना जाने लगा है। और इस गणतंत्र या रिपब्लिक शब्द के पीछे क्या महत्व है, क्या मीनिंग है, वो समझा दूं कि भारत में कोई राज्य का प्रमुख कोई वंशानुगत नहीं है, कोई राजशाही नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में है, अपितु भारत जो है वह एक गणराज्य है, जहां हमारे राज्य के प्रमुख, हमारे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया। भारत की जनता उन्हें निर्वाचित करती है, वह कोई वंशानुगत तरीके से हमारे प्रमुख नहीं चुने जा रहे। मतलब हमारा राजशाही नहीं, हमारे यहाँ पे गणतंत्र है। हमारे जो प्रमुख होंगे, राष्ट्र के राष्ट्रपति होंगे, सरकार के हेड जो है प्रधानमंत्री होंगे, वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में से, जनता के बीच में से ही चुने जाने वाले। तो अवधारणा एक पॉलिटिकल सॉवरेंटी की बात करती है कि किसी एक व्यक्ति की बजाय जो सॉवरेंटी है वो जनता में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो हम भारतीय जो शब्द यूज करते हैं, सॉवरेंटी एक्चुअली वहां से ड्रॉ हो रही है। हमारे प्रस्तावना में भी जो दोस्तों ये शब्द बार बार यूज किया जाता है, जैसे भारत जो है एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये जो गणराज्य शब्द यहाँ पे यूज किया है ना, कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो है वह निर्वाचित होते हैं। और प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में तो आपको पता ही है कि ये भारत के संविधान का हिस्सा है। इससे पहले 1960 में बैरूबेरी यूनियन केस हुआ था, उस वक्त कहा गया कि नहीं, ये भारत के संविधान का भाग नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था। केशवानंद भारती केस, जहां से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई, तो यहाँ पे भी जो है मूल ढांचे को यहाँ पे जो है बताया गया कि मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। LIC ऑफ इंडिया केस है आपके पास में, तब जाके माना कि प्रस्तावना संविधान का ही एक आंतरिक हिस्सा है और यहाँ पे संविधान की इंटरप्रिटेशन में इसे यूज किया जा सकता है। इसी प्रस्तावना और प्रियम्बल को 42वें संविधान संशोधन से 1976 में बदलाव भी किया गया और इसमें 3 शब्द जो है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है इसमें
ऐड किए गए थे दोस्तों। अब यहाँ पे दो इवेंट जो है हमारे राष्ट्रीय जीवन में काफी प्रासंगिक है। एक दिन जब हमें आजादी मिली 15 अगस्त, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे देते करते हैं, उस दिन प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, आपके पास में लाल किले की प्राचीर से एक नए राष्ट्र के उदय के प्रतीक के रूप में तिरंगा नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हैं। इसे फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, ध्वज आरोहण कहते हैं। आरोहण मतलब यहां पे ऊपर की तरफ उठना। तो ध्वज जो है उसका फ्लैग का होस्टिंग होता है, प्रधानमंत्री करते हैं और लाल किले से करते हैं। जबकि 26 जनवरी जो आज का दिन है दोस्तों, यहां पे कौन करता है, कर्तव्य बनता है राष्ट्रपति जी का। तो राष्ट्रपति जी कर्तव्य पथ पे जो है आपके पास में पहले से ही जो एक तिरंगा ऊपर बांधा गया है, ऊपर बंधे हुए ध्वज को खोलने का काम करेंगे। एक रस्सी होगी, उस रस्सी से, उस नॉट से, उस धागे से उसको खोला जाएगा और ऊपर बंधे हुए ध्वज को खोलना ही हम लोग अनफर्लिंग कहते हैं, ध्वज को फहराना करते हैं। तो 26 जनवरी को तो क्या होता है कि सर ध्वज जो है फहराया जाता है। राष्ट्र पहले से स्वतंत्र है, संविधान इस दिन से लागू हुआ है, तो राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के प्रतीक के रूप में हमारे एक रिपब्लिक हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इस कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और स्वतंत्र राष्ट्र के संविधान लागू होने के इस माइलस्टोन को ऑब्जर्व और सेलिब्रेट करने के लिए ध्वज फहराते हैं, ध्वज का अनफर्लिंग करते हैं। तो आपको पता चला कि प्रधानमंत्री जी कब आ रहे हैं पिक्चर में और राष्ट्रपति जी कब आ रहे हैं पिक्चर में। कहां पे हो रहा है, एक लाल किले की प्राचीर से हो रहा है और दूसरा कर्तव्य पथ पे हो रहा है। एक जगह पे आपके पास में ध्वज को नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है, जिसको हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं, और एक तरफ दो ध्वज को फहराया जा रहा है, जिसको हम लोग ध्वज फहराना या अनफर्लिंग कहते हैं। तो दोनों में अंतर नहीं पता था, आज पता चला तुम लोगों को। फिर ये समारोह की परंपरा क्या है कि सर समारोह की परंपरा है 26 जनवरी जो है वह राष्ट्रपति भवन जहां पे है हमारा, वहां राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना हिल्स है, वहां से परेड का आरंभ होता है। परेड जो है वह राष्ट्रपति के दल बल के साथ में इनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, है ना, इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स, इसको प्रेसिडेंशियल गार्ड्स भी कहते हैं, काफी डेकोरेटेड पोजीशन होती है दोस्तों ये। तो यहां से यह आता है विजय चौक पे। विजय चौक से कर्तव्य पथ पे चलते चलते इंडिया गेट को क्रॉस करते हुए यह पहुंचते हैं लाल किले के ऊपर और यहां पे फिर परेड समाप्त होती है। ये पूरा है कर्तव्य पथ। और याद रखना कि आज 26 जनवरी से 3 दिन उपरांत 27, 28 और 29 जनवरी पे इसी विजय चौक के ऊपर क्या होने वाला है दोस्तों, गणतंत्र दिवस का ये समारोह है, इसका औपचारिक समापन होने वाला है। और 29 जनवरी को यहाँ पे नेवी का बैंड हो सकता है, बैंड होता है ना आपके पास में, प्रॉपर वो डम्स और बीटिंग रिट्रीट होता है आपके पास में, और बहुत ही शानदार देखने लायक ये नजारा होता है ना, गूज बम्स, है ना, एक तरीके से राष्ट्र प्रेम और आपका जो मैं कह सकता हूं राष्ट्र के लिए एक प्रेम जो होता है ना आपका, तो वो बीटिंग रिट्रीट आप जरूर एक बार ऑब्जर्व करना। जिंदगी में एक बार दिल्ली जाओ, 29 जनवरी को जाओ और इस विजय चौक पे ये जो बीटिंग रिट्रीट होता है वो ऑब्जर्व करो। नहीं कर पा रहे, नहीं जा पा रहे, कहीं और व्यस्त हो, तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसको दूरदर्शन पे या इंटरनेट पे या यूट्यूब पे जरूर देख लेना, मजा ही आ जाएगा। चलो ये तो अवेयरनेस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपके पास में कि सर यहाँ पे कौन आ रहे हैं इस बार मुख्य अतिथि। देखिए मुख्य अतिथि जो है आपके पास, उसका चयन एक शिष्टाचार के लिए नहीं कि नहीं भैया कि खाली रेस्पेक्ट करने के लिए ला रहा हूं, ये रणनीतिक प्राथमिकता बताता है कि किसको हमने 15 अगस्त को बुलाया, किसको हमने 26 जनवरी को बुलाया। ये हमारे पास में स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज का मिरर है, प्रतिबिंब है। ये बताता है कि भारत का हित किस में, भारत का ध्यान किधर जा रहा है आपके पास में, भारत की विदेश नीति की दिशा यहां से तय की जाती है। समय समय पे देखा जाए, जैसे कोविड के टाइम तो हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक सेरेमनीज ऐसी हुई नहीं, पर 2023 में कोविड के बाद, 2024 में, 2025 में हमने अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों को बुलाया। 24 में तो हमने इमैनुअल मैक्रो को भी बुलाया था, है ना। लास्ट ईयर हमने जो है प्रोवोबो सुबियांतो को बुलाया था। 2023 में अब्दुल फतह अल सीसी को बुलाया। तो मुझे कमेंट करके बताओ ये प्रोवो तो किस देश से थे, अब्दुल फतह अल सीसी जो है किस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे। पर अब मैं ये भी बता दूं कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इनको बुलाया गया था। इमैनुअल मैक्रो को बुलाया, राफेल और यहाँ पे स्कॉर्पियन क्लास इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अलायंस हमारा स्टैब्लिश हुआ था, तो यहाँ पे डिफेंस के लिए था। ये अल फतह अल सीसी को वेस्ट एशिया के टाइज को बढ़ाने के लिए बुलाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपके पास में लेवांट रीजन इंपॉर्टेंट हो रहा है, कहाँ पे आपके पास में जो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इंपॉर्टेंट हो रहा है, कहाँ पे आपके पास में जो है हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में फ्रांस का रोल है। तो इस कारण हम इनको बुलाते हैं। ये हमारे एक तरीके से रणनीतिक अतिथि के रूप में भी इनको कहा जा सकता है। इस बार कौन आ रहे, 2026 आज कौन आए हुए, अगर आज आपने देखा हो तो यहाँ पे एक है एंटोनियो कोस्टा। ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, कौन से, यूरोपियन काउंसिल के परिषद के
अध्यक्ष है। फिर है उर्सुला वॉन डर लेयन, ये कौन है? अध्यक्ष है यूरोपियन आयोग के। तो यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन, इन दोनों के ही प्रेसिडेंट अध्यक्ष भारत आ चुके हैं और भारत के साथ यूरोपियन यूनियन के मुक्त व्यापार समझौते और एक रणनीतिक साझेदारी, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अंजाम देने का काम करने वाले। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना काउंसिल यानी परिषद, जैसे समझ लो जहां पे सारे हमारे एमएलएज बैठते हैं या एमपीज बैठते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? काउंसिल कह सकते हैं। उसमें से जो कार्यकारी है, उसमें से जो एग्जीक्यूटिव्स है, वो कहां जाते हैं? आपके पास में कमीशन में जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है और एक दूसरा जो है आपके पास में एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। तो इसके लेजिस्लेटिव ऑर्गन के हेड भी और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के हेड भी यूरोपियन यूनियन के, यूरोपीय संघ के भारत आ चुके हैं और आज ये समझौते को एक शेप देने वाले। अब ये यूरोपीय संघ है क्या गुरु? यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों का एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और आर्थिक यानी इकोनॉमिक यूनियन है। तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये 27 देश जो हैं जुड़े हुए हैं। सर जो ये 27 देश जुड़े हुए हैं, क्या यूके इनसे भिन्न है? यूके भी पहले इसी के साथ हुआ करता था, पर फिर होता है ब्रेग्जिट और ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से जो एग्जिट हो जाता है, ब्रेग्जिट हो जाता है आपके पास में, है ना, ये संबंध विच्छेद हो गया। आज यूरोपियन यूनियन से यूके पृथक हो चुका है। तो यूरोपियन यूनियन में था क्या? यूरोपियन यूनियन में एक सिंगल मार्केट यानी वस्तु, सेवा और लोग निर्बाध आवाजाही कर सकते हैं। कोई भी कहीं से भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है और यहाँ पे वस्तु व्यापार विनिमय कर सकता है। यही नहीं, इनकी करेंसीज भी सेम हो सकती हैं, पर करेंसीज को फॉलो करने के लिए आपके पास में जो यार्डस्टिक होती है, वो 27 में से मात्र 19 देशों ने ही पूरा किया है। इसलिए यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देश होते हुए इनकी करेंसी जो यूरो है, 19 देश ही इसका उपयोग कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जो यहाँ पे हम कहते हैं कि सर उर्सुला जी आ रहे हैं, वो यूरोपियन यूनियन की आयोग जो है, यूरोपियन कमीशन जो है, उसकी अध्यक्षा है, प्रेसिडेंट है। तो इनकी शक्ति क्या है? यह कोई कानून बनाने का प्रस्ताव दे सकती है यूरोपियन कमीशन, यह बजट का प्रबंधन कर सकते हैं, यह कोई निर्णय है उसे लागू कर सकते हैं। यानी भारत से जो एफटीए लागू होने वाला है, जो टैक्सेशन, जो टैरिफ को लेकर के, जो बैरियर्स को लेकर के रियायत मिलने वाली है, तो यूरोपियन यूनियन की एक एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है जिसे यूरोपियन आयोग कहा जाता है। इस आयोग, इस कमीशन की अध्यक्षा जो है उर्सुला जी, ये कहीं के वैश्विक कूटनीति में अत्यंत शक्तिशाली हैं और यह इसको डील को क्या कह रही है? द मदर ऑफ द ऑल डील। क्या कह रही है? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस इकोनॉमी को, जिस अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी करार दे दिया, ये कह रही है दिस इज द मदर ऑफ द ऑल डील। तो ये स्वयं भारत आई है और ये स्वयं जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के पद पे होते हुए, आयोग के प्रेसिडेंट के पद पे होते हुए, अध्यक्षा होते हुए, इनके पास में ये शक्ति है और ये इस स्ट्रेटेजिक रिलेशन को आगे बढ़ाने वाले। भारत के लिए क्या महत्व होगा? सर ये जो रणनीतिक स्ट्रेटजी है हमारी इस देश के साथ में, ये काफी प्रासंगिक है क्योंकि तकनीकी हस्तांतरण तो यहाँ पे होने वाला ही है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी भी हम लेंगे, ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत यूरोप हमें सहयोग करने वाला है। तो भारत, यूरोप जो है हमारे पास में, यूरोपियन यूनियन, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूएसए, रशिया और फिर यूरोपियन यूनियन। अब याद ये समझना है कि यूरोपियन यूनियन जो है, मुक्त व्यापार समझौता जो है, उसको और गति मिलेगी तो भारत के लिए पक्षकार होगा। यूएसए कह रहा था ना कि भैया हमारे साथ में ट्रेड मत करो, हम बैरियर लगा देंगे, हम टैरिफ लगा देंगे, लगाने दो, क्योंकि हमारा व्यापार ज्यादा किसके साथ बढ़ेगा? पूरे यूरोप के साथ बढ़ने वाला है। तो निष्कर्ष समझ में आया। आज 26 जनवरी क्यों? क्योंकि सर इतिहास में 2029 में लाहौर अधिवेशन इसी तिथि को हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग हमने की थी और इसी आधार पर 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को अंगीकृत किया और कमेंसमेंट में लाया, लागू भी किया। केशवानंद भारती मूल ढांचा 42वां संविधान संशोधन, 26 जनवरी का प्रोटोकॉल, राष्ट्रपति अनफल करते हैं, ध्वज आरोहण नहीं, ध्वज को फहराते हैं, है ना। मुख्य अतिथि कौन है? ईयू के लीडर्स हैं। फोकस करेंगे एफटीए और ट्रेड के ऊपर। दोस्तों क्लास का कंटेंट और टेलीग्राम पे जाके मिल जाएगा और टेलीग्राम है आपका जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू। यहां पे जाकर के आप क्लास का कंटेंट जो है वह टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। यहां पे यूथ हंट एरा की प्रीलिम बूस्टर्स के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। हम 1960 के दशक की बात करें संयुक्त राष्ट्र की, देखिए यहां पे चर्चा में क्यों है? क्योंकि इतिहासकार थान मिंट यू जो है, उनकी एक पुस्तक आई है पीस मेकर करके, ये किताब लिखी है उन साहब ने। ये 1960 के दशक में जो महासचिव और ग्लोबल साउथ के ने यूनाइटेड नेशन को कैसे बदला है, उसके बारे में जो है यहाँ पे ये पीस मेकर किताब बात कर रही है। हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी संरचना, उनका जनादेश हमारे सिलेबस का GS2 का भाग है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता और शांति संरक्षण में भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है
उस रोल को सीखने, समझने और समझाने के दृष्टिकोण से हम यहाँ पे इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। की पर्सनैलिटी कौन है आपके पास में? यूथ हंट। अब ये यूथ हंट है कौन? बोले म्यांमार के डिप्लोमेट है, म्यांमार के राजनयिक रहे हैं सर, मूल निवासी वहां के। इन्होंने क्या रोल निभाया? संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव रहे हैं, तीसरे सेक्रेटरी जनरल रहे। 1961 से 1971 10 वर्षों तक जो है इन्होंने संयुक्त राष्ट्र को अपनी सेवाएं दी हैं। उस वक्त देखा हो आपने, कोल्ड वॉर चल रहा था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस देखने को मिल रहा था, उपनिवेशीकरण हट रहा था, यानी उपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस चल रही थी। और ये प्रथम एशियाई महासचिव थे जिन्होंने 10 वर्ष तक यूनाइटेड नेशन को अपनी नेतृत्व दिया और एशिया की प्रासंगिकता को बरकरार रखा। अब 1960 के दशक में जब ये आए थे आपके पास में, ये कह रहे कि डेकेड ऑफ शिफ्ट था, क्योंकि 1945 से शुरू होकर के 1960 तक ये 10-15 साल का जो समय था ना, जो जहां पे वॉर कोलिशंस बने थे, जहां पे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, जहां यूनाइटेड नेशंस जो है आपके पास बन रहा था, यूएसए, रशिया और संचार है ना आपके पास में यूके, ये सब मिलकर के कोalition बना करके एक नई व्यवस्था का गठन कर रहे थे। वहां से शुरू हुआ कि सर डीकोलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे 1960 के दशक की तरफ। तो यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा था कि यूनाइटेड नेशन को, संयुक्त राष्ट्र को एक शांति के उपकरण के रूप में देखने को मिला। और ये बताते हैं अपनी किताब में कि भैया भारत 1960 के दशक में क्या शानदार रोल निभाया। तो भारत और अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज का बताते हैं कि सर यहाँ पे एक शांति के उपकरण के रूप में, यूनाइटेड नेशन के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था। संयुक्त राष्ट्र में उस वक्त भारत की प्रासंगिकता काफी महत्वपूर्ण थी और संकट भी थे। जैसे भारत के ऊपर 1962 में चीन ने अटैक कर दिया, साइनो इंडियन वॉर हुआ था, है ना, कॉन्गो क्राइसिस चल रहा था। तो सोचिए, भारत में युद्ध होते हुए भी कांगो संकट के लिए हमने सैनिकों का योगदान जारी रखा। ऐसा नहीं कि भैया हमारे भारत में क्राइसिस है तो हम हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं छोड़ दें। तो ग्लोबल पीस, वैश्विक जो है आपके पास में शांति के लिए हमने हमारे स्वहित को भी कहीं न कहीं जो है पीछे रखा कि नहीं, विश्व शांत रहना चाहिए, वहां हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं वह भी हम पूरे करते हुए चलेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पे रहते हुए इन्होंने ये भी कहा था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के लिए सुरक्षा परिषद में रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए, सीट मिलनी चाहिए, महासभा के द्वारा जो है इनका नियुक्ति भी होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का प्रमुख प्रशासित अधिकारी जो है आपके पास में, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो याद ये रखना है कि सिक्योरिटी काउंसिल जब तक किसी आदमी को रिकमेंड नहीं करेगी तो वो महासचिव नहीं बनता है। अपॉइंट जनरल असेंबली करती है और ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है पूरे यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, अब यहां पे अनुच्छेद 19 जो 99 जो है इनको इंपॉर्टेंट बताया गया है कि सर महासचिव किसी भी शांति के खतरे को सुरक्षा परिषद के संज्ञान में ला सकता है, कि कहीं भी पीस खतरे में है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल को मैटर भेज देगा कि भैया इस पे कंसिडरेशन करो, इस पे मीटिंग करो, इस पे रेजोल्यूशन लेके आओ। तो यहाँ पे प्रशासनिक नहीं अपितु यहाँ पे पॉलिटिकल यानी राजनयिक शक्तियां जो हैं इनके पास में देखने को ज्यादा मिल रही है। तो पहले इसको प्रशासनिक रूप से देखा जा रहा था, पर इवेंचुअली ये रोल जो है ज्यादा डिप्लोमेटिक रूप में भी देखने को मिला। गुटनिरपेक्षता का समय आता है, दुनिया एक तरफ यूएसएसआर की तरफ, ये जो है आपके पास में संयुक्त जो सोवियत रूस की तरफ, और दूसरा हिस्सा जा रहा था यूएसए की तरफ। तो बोले इस बाइपोलर वर्ल्ड में, इस द्विध्रुवीय दुनिया के अंतर्गत हमने कोई ध्रुव नहीं चुना, कोई अलाइनमेंट नहीं चुना, हमने नॉन अलाइनमेंट चुना। गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर हम तटस्थ रहे। तो तटस्थता न्यूट्रलिटी नहीं बल्कि गुण दोष यानी मेरिट बेस्ड एक निर्णय देखने को मिला। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका अच्छा या खराब, यूएसएसआर अच्छा या खराब। हमने ये देखा कि सर कुछ चीजों के लिए अमेरिका अच्छा है, कुछ चीजों के लिए यूएसएसआर अच्छा है, तो हमने सबसे एक प्रिंसिपल डिस्टेंस बनाए रखा, नॉन अलाइनमेंट बनाए रखा। तो महाशक्तियों का एक खिलौना बनने से कहीं न कहीं इस नैम ने ही रोका था, और इस नैम को लाने के लिए भारत को जिम्मेदार बताया जाता है। तो कुछ ट्रैप जोन बन सकते हैं कि कौन थे ये आपके पास में, फर्स्ट एशियन थे और तीसरे सेक्रेटरी जनरल थे। 1962 के युद्ध में भारत ने यूएन की सेना वापस बुलाई थी क्या? नहीं, कांगो में उल्टा भारत ने सेना भेजना जारी रखा था। यूएन की स्थापना गुटनिरपेक्षता देशों ने की थी? नहीं सर, स्थापना मित्र देशों अलाइड पावर ने 1945 में की थी। यहाँ पे TDU के याद कर सकते हैं, ट्रैगोली है आपके पास में, देन है आपके पास में डैग हैमरस्कॉल्ड है आपके पास में, तीसरे सेक्रेटरी जनरल यूथ हंट है, फिर आए थे आपके पास में कर्ट वाल्डेम। कर्ट वाल्डेम, तो एटलीस्ट 3-4 नाम जो है आपको शुरुआत के याद रहे कि कौन कौन सेक्रेटरी जनरल रहे होंगे। तो यहाँ पे मुख्यालय का है, कुछ फैक्चुअल डिटेल पूछ लेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, एनालिटिकल और हिस्टोरिकल जैसे ग्लोबल साउथ की भूमिका के बारे में पूछा हुआ है। तो यू बेटर मेक श्योर कि इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करो। यहाँ पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपका आंसर। यूनाइटेड नेशन के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में कुछ 3 कथन हैं, इन तीनों कथन के ऊपर आपके पास में कौन से कितने कथन सही हैं उसको लेकर के आप अपना आंसर देने वाले हैं।
मुख्य निष्कर्ष यही है कि भारत ने यूएन में विजेताओं के क्लब से बदलकर एक वैश्विक मंच बनाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। प्रथम एशियन जो सेक्रेटरी जनरल शीत युद्ध में इन्होंने संतुलन बनाया। 1962 का उदाहरण भारत की शांति रक्षण की प्रतिबद्धताओं को भी सिद्ध करता है। अब हम तीसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर आ चुके हैं हमारी क्लास में, जो प्रासंगिक रहने वाला है। क्या आर्टिकल है भैया आपके पास में? कि हिमालयन इकोसिस्टम जो है ना, यह विकास और हिमालयन इकोसिस्टम के बीच में एक द्वंद चल रहा है। हम वहां पे जा रहे सड़क बनाने, टनल बनाने, पर्यटन के लिए, विकास के लिए, उद्योग के लिए, और वहां का स्थिति चरमरा जा रहा है। ऊपर से डिजास्टर्स यानी आपदाएं और देखने को मिल रही हैं, पूरे इकोसिस्टम को ही कहीं न कहीं बर्बाद करके चली जा रही है। तो हम ये जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट दोनों ही दृष्टिकोण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। द हिंदू का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का। तो संदर्भ में खबरें क्या है कि हिमालयी क्षेत्र, विशेषकर जो उत्तराखंड में अनियोजित अवसंरचनाएं का विकास हो रहा है। चार धाम परियोजनाओं के लिए वन को काटा जा रहा है। पारिस्थितिकी विनाश इसको कहा जा रहा है, इकोसाइड कहा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोसाइड पारिस्थितिक तंत्र जो है उसी को ही आपने नष्ट करने की बात कर रहे हैं। जोशीमठ धस रहा है ना। जो सिलक्यूरा टनल है वहां पे हादसे हुए, हाल में कई आकस्मिक बाढ़ भी और लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिल रही है। तो आकस्मिक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स आ जाना, क्लाउड बर्स्ट हो जाना, टनल में हादसा हो जाना, जोशीमठ धस जाना, ये सब चीजें क्या बताती है कि यह केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा है, मैन मेड डिजास्टर है। आपके पास में पूरे हिमालयन इकोसिस्टम को आप नष्ट कर दे रहे हैं। हमारे सिलेबस में कहाँ जरूरी है गुरुजी इसको पढ़ लेना? देखिए, हमारा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत भूकंप, भूस्खलन और भौगोलिक विशेषताएं, ये पूरा हिमालयन इकोलॉजी में पढ़ा जा सकता है। वे पर्यावरण प्रभाव आकलन कैसे इन सब चीजों को रोक सकता है, प्रबंधन कैसे करे आपदाओं का, संरक्षण कैसे करे, ये सारे हॉट टॉपिक हैं आपके पास में। जैसे कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों की वहन क्षमता क्या होती है, और कैसे इसका विकास के साथ संतुलन करना काफी अवश्यम भावी हो सकता है। तो हिमालय जो बना है ना आपके पास में, उसके नींव और उसकी अस्थिर नींव के ऊपर बात करना जरूरी है कि सर हिमालय है क्या? सर एक तरीके से फोल्ड माउंटेन है, और जो फोल्ड माउंटेन है इसके बीच में देखने को मिलता है आपके पास में मैन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये जो मैन सेंट्रल थ्रस्ट वाला एरिया है आपके पास में, ये काफी अस्थिर है, काफी कमजोर है। एक प्रमुख टेक्टोनिक जोन है आपके पास में। अब इस परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत कहा गया मैन सेंट्रल थ्रस्ट के उत्तर में यहाँ पे अगर स्थित हुआ तो भूकंपीय रूप से अत्यधिक संवेदनशील है। तो यहाँ बड़े निर्माण नहीं करने हैं, डिस्करेज करने हैं, रोकने हैं। तो जहां पे भी मैन सेंट्रल थ्रस्ट वाला एरिया आ रहा है ना, तो वहां नहीं करना। जैसे हमने कहा कि भागीरथी नदी जहां बहती है वो पूरा का पूरा इको सेंसिटिव जोन है, बीईएसएस कहा जा रहा है इसको। 2012 से ही हम लगातार कह रहे हैं कि गंगा की जो भागीरथी नदी वाला जो भाग है वो अंतिम और प्राचीन खिंचाव की रक्षा करने के लिए काम आ रहा है आपके पास में। तो इस एरिया के अंदर कोई निर्माण मत करो, अगर निर्माण करोगे लोग मारे जाएंगे। ये जो सेंट्रल थ्रस्ट वाला एरिया है ना आपके पास में, ये काफी संवेदनशील है, यहाँ से काफी आपदाएं देखने को मिल रही है, इसे मत छेड़िए। हिमालय में कई वृक्ष भी हैं। वृक्षों में इंपॉर्टेंट है, गार्जियन ऑफ हिमालय कहा जाता है, हिमालय का रक्षक कहा जाता है देवदार वृक्ष। ये कुछ ऐसा दिखता है देवदार का वृक्ष। अब देवदार की जड़ों में अगर तुम जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, पूरे का पूरे पेड़ ने मिट्टी को, पहाड़ को, ढलान को, पत्थरों को पूरा जकड़ रखा है। और इन्होंने जो है आपके पास में नग्न ढलान और भूस्खलन जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट काम किया, इसलिए इन्हें हिमालय का रक्षक भी कहा जाता है ना। देवताओं की लकड़ी भी कहा जाता है इसको, है ना। सेड्रस देवदेरा भी कहते हो। तो ये देवदार मतलब क्या है? द वुड ऑफ द गॉड्स, है ना। तो यहाँ पे मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के अंतर्गत यह लकड़ी देखने को मिलती है। भौगोलिक स्थिति देख लो, ये जड़ें ढलानों को बांध के रखती हैं, स्लोप को स्टेबल रखती हैं। अब वन को आप काट रहे हैं तो मिट्टी पे पकड़ कमजोर हो रही, तो इस कारण अब हिमालय एरिया में क्या हो रहा है? भूस्खलन हो रहा है, क्योंकि आप पूरा का पूरा एरिया ही क्या है? डेवलपमेंट के लिए, रोड के लिए, टनल के लिए, चार धाम यात्रा के लिए काट दे रहे पूरा। तो जो हिमालय के रक्षक है वही नहीं रहे, तो हिमालय जो है अब पूरा क्या हो चुका है? पूरा इकोसिस्टम ही ढहने को आ रहा है। और तो और इन्हीं देवदार के वृक्षों के अंदर कहा जाता है कि गंगा के अंदर इस पानी में इतनी प्योरिटी क्यों होती है, उसका राज भी छुपा हुआ। क्योंकि ये जो देवदार के वृक्ष हैं, इनकी जड़ों से होते हुए, टच होते हुए, इसी मिट्टी से, इसी के आसपास से जो पानी निकल रहा होता है, इसकी जड़ों से निकलता है एक केमिकल जिसको कहते हैं हम लोग टेरेपेनॉइड्स। मेरे साथ बोलो क्या है शब्द? टेरेपेनॉइड्स। इस टेरेपेनॉइड्स का स्त्राव होता रहता है, वो इस पानी में मिलता रहता है। ये टेरेपेनॉइड्स पानी से मिलकर के अलग अलग जल धाराओं से, अलग अलग सहायक नदियों से कहां पहुंच जाता है? आपके गंगा तक पहुंचता है। अब गंगा तक जब ये पहुंचता है तो इसकी एक गुणधर्मिता है कि ये रोगाणुरोधी होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। कोई बैक्टीरिया होगा, ये टेरेपेनॉइड्स जो है आपके पास में उस बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। और एक काम होता है, ये बैक्टीरिया को खत्म करता है बैक्टीरियोफाज, एक तरह का वायरस जो बैक्टीरिया में एंटर करके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते, अपनी संख्या
संख्या तो बढ़ा देगा पर बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, बैक्टीरियोलाइसिस हो जाएगी, बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाएगा। तो ये 1 से 1000 बन जाएंगे और बैक्टीरिया को नष्ट करेंगे, फिर वो 1000 बैक्टीरियोफाज यानी वो वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करेंगे। तो गंगा रिवर इतनी पवित्र क्यों है, उसके पीछे का साइंस आप लोग समझ लो आज आज की तारीख में, कि यहाँ पे देवदार के वृक्षों से हिमालय से जो टेरिपनॉइड्स रिलीज हो रहा है, ये टेरिपनॉइड जो है आपके पास में लंबे समय तक जो है गंगा के पानी को खराब नहीं होने देता, क्योंकि इसमें होता है एंटीबैक्टीरियल जो है माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, और ये बैक्टीरियोफाज गतिविधि को भी बढ़ा देता है, बूस्ट करता है बैक्टीरियोफाज को। इससे भी क्या होगा, आपके पास में इस तरह के बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे भविष्य में भी। तो गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होगा। अब जब तुम वन काट दे रहे हो, टेरेपनॉइड आएगा कहां से? जब टेरेपनॉइड की कमी होगी तो गंगा का पानी जो है वो आत्मशुद्धि की क्षमता नहीं रहेगा, वो आपस में अपने आप ही जो है शुद्ध नहीं कर पाएगा, नहीं है उसके पास में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, नहीं है उसके पास में बैक्टीरियोफेज को जो एक्टिविटी को बढ़ावा करने की, बूस्ट करने की शक्ति। तो समझ रहे हो ना कैसे हम लोग उस एरिया के अंदर पेड़ों को काट करके गंगा को भी बर्बाद कर देंगे इवेंचुअली। तो हमें समझना होगा कि सर यहाँ पे जो ये प्राकृतिक ढलाने हैं ना आपके पास में, ये ज्यादा बारिश हुई इस एरिया में, अगर तुमने पेड़ काट डाले, डेवलपमेंट कर डाला, तो भविष्य के अंतर्गत जो है यहाँ पे वर्टिकल कटिंग के कारण भूस्खलन जैसी घटनाएं भी देखने को मिलने वाली है। भारत में बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पे जो है हम लोग मिशन लेके चल रहे हैं। हमने एक ऐसा मिशन नाम सुना, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, सरकार ने चालू किया है। अब ये क्या कहता है, 2014 से अभी 2026 हुए, इसका काम क्या है कि सर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत हम हिमालयन इकोसिस्टम के तहत, कोई ग्लेशियर है, कोई बायोडायवर्सिटी, कोई जीव है, कोई पेड़ पौधा है, कोई पर्वत है, कोई पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी रक्षा करेंगे। तो बोले कि सर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में काटिए और हर प्रोजेक्ट को अलग अलग क्या कीजिए, इसका पर्यावरण जांच कीजिए, एनवायरमेंट इंपैक्ट कीजिए कि सर इस प्रोजेक्ट को अगर मैं कर रहा हूं, सड़क बना रहा हूं, टनल बना रहा हूं, रेलवे बना रहा हूं, रोडवेज बना रहा हूं, डैम बना रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम कर रहा हूं, नगर के लिए काम कर रहा हूं, खेती के लिए काम कर रहा हूं, व्यापार के लिए काम कर रहा हूं, उद्योग के लिए काम कर रहा हूं, फैक्ट्री लगा रहा हूं, क्या प्रभाव है, एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट है, पर्यावरण प्रभाव आकलन कीजिए इसका। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को एक साथ पास मत कीजिए, उस बड़े प्रोजेक्ट को छोटे खंड में विभाजित कीजिए और हर भाग का अब पर्यावरण पे प्रभाव होगा उसका आकलन कीजिए। अगर वह देखने को मिल रहा है उसका आकलन इतना नकारात्मक नहीं है, उसकी सकारात्मकता देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल आप उसको अलाउ कीजिए। तो यहाँ पे बड़ी परियोजनाओं को छोटे हिस्सों में तोड़ना, पर्यावरण प्रभाव आकलन करना, इससे भी आप लोग काम कर सकते। तो यहाँ पे जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है, वो हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा करेगा, लेकिन ईआईए से बचना इस मिशन को और भी कमजोर कर देता है। नीति और क्रियान्वयन के बीच में अंतर ही हिमालय पर्यावरण के लिए खतरा है। नीति तो बहुत ही बढ़िया बनाए हो आप कि सर हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, एक सस्टेन करेंगे हिमालयन इकोसिस्टम को, परंतु तुम्हारी जो क्रियान्वयन का है उस चीज का एग्जीक्यूशन तो है ही नहीं। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो खाली किताबों में देखने को मिल रहा है, यूपीएससी एस्पिरेंट खाली पढ़ रहा है उसको, है ना, आप लोग तो पढ़ ही नहीं रहे, आप लोग तो क्रियान्वयन ही नहीं कर रहे उस चीज के बारे में। तो हमें यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछेगी इस आर्टिकल के ऊपर, देवदार केवल पूर्वी हिमालय में होता है, बोले नहीं ये पश्चिमी हिमालय का स्थानिक है, वहां का एंडेमिक वृक्ष है भैया। फिर कहेगा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम क्या एक वैधानिक निकाय, कोई कानून नहीं है, अपितु यह तो एक सरकारी मिशन है, गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव मिशन है। टेरेपनॉइड प्रदूषण बढ़ाते हैं क्या, बोले नहीं सर, टेरेपनॉइड तो रेदर रोगाणुरोधी होते हैं, पानी को शुद्ध करने का काम करते हैं। अब तुम्हें लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस चीज को याद रखना है, एक मेमोरी ट्रिक दे रहा हूं, देवदार, देवदार वृक्ष काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी जड़ें काफी महत्वपूर्ण है ना, इकोसिस्टम को स्टेबल रखती है। ये डिफेंस अगेंस्ट द लैंडस्लाइड, भूस्खलन को रोकता है, जड़ को बांध के रखता है, मिट्टी को बांध के रखता है, इकोसिस्टम का रेगुलेटर भी है, तापमान भी नियंत्रित करता है क्योंकि पेड़ों का यही काम है, ऑर्गेनिक मैटर भी देता है, पत्तियां ह्यूमस बढ़ाती हैं, फर्टिलिटी बढ़ाती है उस रीजन की, और डिजीज से फाइट करता है क्योंकि एंटीबैक्टीरियल और टेरेपनॉइड जैसी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। एंगल ऑफ द रिपोज होता है, कटाई से यह धीरे धीरे बिगड़ जाता है, अगर आप इस एरिया को काट दोगे, साफ कर दोगे, तो ये पूरा एरिया ही बिगाड़ देगा। रिजिलियंस, ये आपदा का प्रतिरोधन के लिए भी जरूरी है। तो जब वन कटाई कर रहे हैं, तापमान में वृद्धि होगी, साथ में ही ग्लेशियर पिघलेंगे और आकस्मिक बाढ़ भी आएगी, तो देवदार जैसे वृक्षों का इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन करते हुए आप पूरे हिमालय का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हाँ या ना, गंगा का भी प्रोटेक्शन होगा और गंगा जहां जहां बह रही है उस एरिया का भी प्रोटेक्शन होगा। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात कर सकते हैं, गंगा डॉल्फिन की बात कर सकते हैं, हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी की बात कर सकते हैं, और देवदार और गंगा जल की शुद्धता के ऊपर भी आप लोगों को ये सारी प्रासंगिकता हो। एक क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, इसका पढ़िए, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र और नेशनल मिशन टू सस्टेन हिमालयन इकोसिस्टम पे 3 कथन है, कितने कथन इसमें से सही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, राइट।
तो हमने यहाँ पे प्रॉपर इंट्रो पढ़ा, प्रॉपर इसके बॉडी कंक्लूजन के भी टॉपिक्स हैं और निष्कर्ष भी आपके समक्ष था। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, टेरेपनॉइड्स इम्यून सिस्टम कैसे है गंगा का, एंगल ऑफ द रिपोज की बात की हमने, नीमहंस नीतिगत ढांचे की बात की, इकोसाइड जैसे कैसे कि अनियोजित विकास जो है पूरे पारितंत्र को ही बर्बाद कर देगा, इन सब विषयों को समझा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई विल टेक योर लीव नाउ फॉर द डे। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, मेरे सभी लाडले बच्चों को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरह तुम अपना, परिवार का, कुल का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करते रहो। वी आर द ब्यूटीफुल स्माइल ऑन द फेस एंड कॉन्फिडेंस इन द हार्ट। दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे टू लीड द डे अहेड। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल।